प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बेटा, रेस्पिरेशन एंड प्लांट चैप्टर में अब तक हमने किया है ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे दो तीन तीन मॉलिक्यूल के कार्बन कंपाउंड बने जिसको हम पायरुविक एसिड कहते हैं या इसको पायरुवेट कहते हैं। तो एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बना या पायरुवेट बना। एनएरोबिक कंडीशन में वो पायरुवेट हमने फर्मेंटेशन में किस में बदल दिया? हमने फर्मेंटेशन में या तो लैक्टिक एसिड में बदल दिया या फिर इथाइल अल्कोहल में बदल दिया, जिसको इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन कहते हैं ईस्ट के केस में, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं मसल के केस में, या फिर एलईबी बैक्टीरिया, उसमें भी इस तरह की बातें होती है। तो एनारोबिक कंडीशन में ग्लूकोज के अंदर जो कंजर्व एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हो पाती, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर जो कंजर्व एनर्जी है वो ज्यादातर एनर्जी हमें कन्वर्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक कंडीशन। और आज की क्लास में हम वही करने वाले हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड में बदल गया, दो पायरुविक एसिड में, उस पायरुविक एसिड का एरोबिक कंडीशन में फेट क्या है। तो आप देखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता कहां पर है? एरोबिक रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज बना हुआ है, और ये पायरुविक एसिड है। जो पायरुविक एसिड कहां पर बना? साइटोप्लाज्म, है ना, सेल के साइटोप्लाज्म। एरोबिक कंडीशन में फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर के ये करता क्या है, इसका क्या होता है? तो यहाँ पर दो ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी में, इस पॉइंट को समझो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर के पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। और इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में दो मेन काम होते हैं। एक तो एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से 3 मॉलिक्यूल CO2 बनता है। तो हमारे पास तो दो पायरुविक एसिड है तो 6 मॉलिक्यूल CO2 का बनेगा। जो एरोबिक कंडीशन में हम 6CO2 बनाते हैं ना, वो 6CO2 इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। और दूसरा, ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इस ऑक्सीडेशन के दौरान कई स्टेप्स पर हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है। वो जो हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है, उस हाइड्रोजन एटम का इनिशियल एक्सेप्टर या तो FAD है या फिर NAD है। तो यदि NAD एक्सेप्ट करेगा तो NADH2 बनेगा, FAD एक्सेप्ट करेगा उस हाइड्रोजन को तो FADH2 बनेगा। सेलुलर रेस्पिरेशन में सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जहां पर FAD हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होता है, बाकी की जगहों पर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर NAD होता है। तो वो जो NAD या FAD ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, वो अपना हाइड्रोजन अल्टीमेटली किसको देगा? वो हाइड्रोजन अल्टीमेटली किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा। और इसी के कारण क्या बनते हैं? वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जर्नी है ना, हाइड्रोजन एटम की, ये जो हाइड्रोजन एटम जिसके NAD और FADH2 के पास है, ये हाइड्रोजन को देने के क्रम में ATP का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो दो स्टेप आप देख रहे हो, ये पहला वाला जो स्टेप है, पहला वाला स्टेप ये मैट्रिक्स के अंदर होता है, जो हमने एरो से यहाँ पर दिखा रखा है। मतलब पायरुविक एसिड का जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, ये CO2 रिमूव होने वाला प्रोसेस, वो मैट्रिक्स के अंदर होता है। और इस दौरान जो NADH2 बना या FADH2 बना, वो FADH2 या NADH2 जो हाइड्रोजन को ट्रांसफर होता है, और इसी दौरान ATP का जो फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ पर होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। IMM का मतलब है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम ये वाला पार्ट करेंगे खाली। मैट्रिक्स में जो चीज होती है, मैट्रिक्स में दो स्टेप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन और एक को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल पूरा होने के बाद पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो। ये लिंक रिएक्शन का रिएक्शन है ना, लिंक रिएक्शन का रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, लेकिन एक पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इस रिएक्शन में
एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बनता है एक पायरुविक एसिड से। लेकिन हमारे पास क्योंकि दो है तो हर चीज हमें दो दो मिलेगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे। अब पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है। एक कार्बन कहाँ गया, एक कार्बन CO2 के फॉर्म में रिलीज हो। यहाँ पे CO2 जो निकल रहा है एक्चुअली ये 2 CO2 बनता है क्योंकि 2 पायरुविक एसिड है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा। फिर यहाँ पर ये कोएंजाइम ए, एसिड पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में बदलता है, तो कोएंजाइम भी यहाँ पर ऐड हो रहा है, देख रहे हो, कोएंजाइम ए। फिर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, हाइड्रोजन का एक्सेप्टर है NAD। तो NADH2 बनेगा। देखो NADH प्लस H प्लस, ये भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर रिएक्शन इन्होंने एक लिखा हुआ है। इस स्टेप को क्या कहते हैं, इस स्टेप को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहा है। उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, NAD। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इसको कैरी करने वाला, रिएक्शन को इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है, ये कोई एक एंजाइम नहीं है, ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको कैटेलाइज करने के लिए ये फैक्टर देख लो, कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन के रूप में। इसको कैटेलाइज करने के लिए और भी कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पर NCERT जानना है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर देखेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा रखा है, ये लिंक रिएक्शन है जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। यदि तुम्हें पूछा जाए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप कौन है, तो लिंक रिएक्शन। इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं ये भी थोड़ा समझ लें। ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल को क्या करता है, लिंक करता है, इसीलिए इसको लिंक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, एक एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड। तो 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में क्या चेंज हो गया, क्योंकि एक CO2 रिमूव हो रहा है। तो जो 6 CO2 बनते हैं ना टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में, 2 CO2 इसी रिएक्शन में बनता है, 2 CO2 इसी रिएक्शन में बनता है। किसको, लिंक रिएक्शन में बनता है। यहाँ सब कुछ एक दिखा रखा है लेकिन एक्चुअली होता तो दो दो है। फिर देखो कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड हो रहा है, NAD हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए NADH2 बन गया। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 भी बना। तो लिंक रिएक्शन को एक बार फिर से समझ लो कि लिंक रिएक्शन कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, जिसमें एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बना। क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। और इस कन्वर्जन में, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम के कन्वर्जन में, कोएंजाइम ए इज द कोफैक्टर और NAD NADH2 में बदलता है और 2 मॉलिक्यूल CO2 का बनता है। रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये लिंक रिएक्शन हो गया। लिंक रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम। अब एसिटाइल कोएंजाइम ही क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करते हैं। तो देखो ये जो आपको राउंड वाली साइकिल दिख रही है, क्रेब्स साइकिल है या इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या एंटर करेगा, इसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पर लिखा है ना साइट्रिक एसिड साइकिल, ये पे साइट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट, यहीं से ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है। साइट्रिक एसिड के से ही ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल। और साइट्रिक एसिड को ये क्यों कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि साइट्रिक एसिड के पास 3 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसके डिस्कवरर के नाम पर इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं।
हैंस क्रेब्स इसके डिस्कवरर थे, इसके लिए इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो इसका जो ये जो रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल के जो रिएक्शन है वो कहाँ पर होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो तभी हमने कहा था कि मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है उसमें लिंक रिएक्शन भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हुआ था, वो सेल के साइटोप्लाज्म में हुआ। तो आइए जानते हैं क्रेब्स साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्रेब्स साइकिल का जो पहला स्टेप होता है वो कंडेंसेशन। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं। हमारे पास उधर से क्या आ रहा है, लिंक रिएक्शन से आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन कंपाउंड है। और क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट है, जो लास्ट प्रोडक्ट है, वो ऑक्जेलो एसीटेट है। ऑक्जेलो एसीटेट एसिड को हम ऑक्जेलो एसीटेट भी कहते हैं। कितने कार्बन का है, 4 कार्बन कंपाउंड है। तो इधर से 4 कार्बन कंपाउंड, उधर से 2 कार्बन। ये दोनों कार्बन कंपाउंड 4 और 2 कंडेंस होते हैं। तो कितने कार्बन का कंपाउंड बनता है, 6 कार्बन का कंपाउंड बनता है। 6 कार्बन कंपाउंड को हम सिट्रिक एसिड कहते हैं या फिर साइट्रेट कहते हैं। और इसके लिए एंजाइम, एक एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में दे रखा है, उसका नाम है साइट्रेट सिंथेस। अब यहाँ पर जितने स्टेप्स दिखा रखे हैं क्रेब्स साइकिल में, इसके अलावा कुछ बीच बीच में भी स्टेप्स होते हैं जो एनसीईआरटी में मिसिंग है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमने साइड में वो नाम लिखा हुआ है, 3 एक्स्ट्रा नाम लिखा हुआ है ना, 3 एक्स्ट्रा नाम हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन तीनों के बारे में, ये जहां जहां बनते हैं वहीं पर हमने इसको प्लेस कर रखा है। तो पहले सिट्रिक एसिड बना, सिट्रिक एसिड या साइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पर बुक में देखो कि सिट्रिक एसिड डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में चेंज हो रहा है, लेकिन बीच में एक आइसोसाइट्रेट भी बनते हैं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, आइसोसाइट्रेट और साइट्रेट ये आइसोमर्स। तो मतलब अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज होने के पहले आइसोसाइट्रेट बनेगा और फाइनली वो किस में चेंज होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अल्फा कीटोग्लूटरेट के बारे में एक सवाल आता है कि क्रेब्स साइकिल में या साइट्रिक एसिड साइकिल में कौन सा ऐसा कंपाउंड है, अकेला ऐसा कंपाउंड जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो वो 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट है। इसके अलावा देख लो कहीं भी 5 कार्बन वाला कंपाउंड नहीं है। तो सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बदलने में क्या क्या चीज होता है, तो एक मॉलिक्यूल CO2 बन रहा है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, NAD, तो NADH2 बना। तो एक राउंड की बात हम कर रहे हैं कि एक एसिटाइल कोएंजाइम को हम क्रेब्स साइकिल में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये 2 मॉलिक्यूल है, तो एक बार में तो एक ही इंटर करेगा। तो सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बदलने में एक मॉलिक्यूल CO2 का रिमूव होता है और एक NADH2 बनते हैं। ठीक है, क्या कंपाउंड बना हमारे पास, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड या अल्फा कीटोग्लूटरेट भी कह लो इसको, ATE लगा हुआ है तो वो एसिड होता है। अब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड इसको डायरेक्टली इन्होंने सक्सिनिक एसिड में बदला है, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटरेट और सक्सिनिक एसिड के बीच में एक और कंपाउंड बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम बीच में। तो ये भी याद रखना कि अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड सक्सिनिक एसिड में डायरेक्टली नहीं बदलता, बीच में क्या होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम भी बनता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, देखो एक मॉलिक्यूल CO2 का बन रहा है, मतलब यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। एक ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन एटम रिलीज हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का एक्सेप्टर कौन है, NAD, और NAD किस में चेंज हुआ, NADH2 में चेंज हुआ। और एक मॉलिक्यूल, एक चीज जो यहाँ पर और हो रहा है, जो हमने ग्लाइकोलाइसिस में 2 जगह देखा था, एक टर्म याद करो, हमने किया था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, ये डायरेक्टली ATP का बनना, सबस्ट्रेट के लेवल पर डायरेक्टली का बनना। मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि ATP मोस्टली जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर बनता है, लेकिन ये तो अभी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर गया ही नहीं। तो कुछ ATP डायरेक्टली बन जाते हैं, तो एक ATP एनर्जी रिच कंपाउंड यहाँ भी बनता है। यहाँ पर देख रहे हो कि GTP में बदलता है, मतलब ये जो कन्वर्जन है, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड में बदलता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को कौन एक्सेप्ट करता है, GDP, और GDP किस में चेंज हो रहा है, GTP में।
गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही बाद में एटीपी में भी बदल जाएगा, है ना। तो जीटीपी यदि पूछा जाए कि डायरेक्टली क्या बन रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली एटीपी नहीं बनता, डायरेक्टली क्या बनता है, जीटीपी बनता है, लेकिन बाद में यही किस में चेंज हो जाएगा, एटीपी। तो अकेला रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का जहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, वो ये वाला रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस में ऐसा हमने दो जगह देखा था कि दो जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ था। तो सक्सिनिक एसिड बना। अब सक्सिनिक एसिड और मैलिक एसिड के बीच में एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड, जो इसमें नहीं दे रखा। इन्होंने डायरेक्टली दिखा रखा है सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में बदल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि बीच में एक और कंपाउंड बनता है, फ्यूमरिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अकेला स्टेप पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन में, अकेला एक स्टेप जहां पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर एफएडी होता है। सब जगह हम क्या देख रहे हैं, सब जगह हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो एक्सेप्टर है वो एनएडी, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, एफएडी। तो एफएडी किस में चेंज हुआ, एफएडीएच2 में चेंज हुआ। अकेला एक रिएक्शन है। सब यहाँ पर सक्सिनिक एसिड पहले फ्यूमरिक एसिड में चेंज होगा और फ्यूमरिक एसिड फिर किस में चेंज होगा, मैलिक एसिड में चेंज होगा। तो सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, ये जो रिएक्शन है इसी में एफएडीएच2 में बदलता है। अब मैलिक एसिड बन गया या इसको मैलेट कहेंगे। सबसे आखिर में यही होता है कि मैलिक एसिड अब किस में चेंज हो गया, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसको हम ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ये जो है यहाँ भी ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम रिलीज होगा। हाइड्रोजन एटम का एक्सेप्टर कौन है, एनएडी। एनएडी किस में चेंज हो रहा है, एनएडीएच2 में, और ये किस में चेंज हो गया, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में चेंज हो गया। अब यहाँ से पूरा जब हम एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ये जो हमने किया, पहले तो एक चीज और बता दूं कि हमने ये जो पर्पल कलर से कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स का सीक्वेंस है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आइसोसाइट्रेट बना, आइसोसाइट्रेट के बाद अगला कंपाउंड क्या होगा, उसके बाद अगला कंपाउंड क्या होगा, उसके बाद अगला कंपाउंड क्या होगा। इसके लिए एक निमोनिक्स यहाँ पर हमने दे रखा है आपको याद करने के लिए। क्या नाम है, साइट्रेट, ये साइट्रिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइट्रेट इज मतलब आइसोसाइट्रेट दूसरा कंपाउंड। साइट्रेट इज क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसिटेट। ये देखो सारा नाम इसमें कवर हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, साइट्रेट सिट्रिक एसिड के लिए है, इस आइसोसाइट्रेट के लिए है, क्रेब्स अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के लिए है ना, कीटो ग्लूटेरेट। इसके बाद जो कंपाउंड है वो है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के लिए यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट। फिर फ्यूमरिक एसिड के लिए है फॉर, मैलिक एसिड के लिए है मेकिंग, और ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए ऑक्जेलो एसिटेट। तो पूरा सेंटेंस इस तरह से बनता है, साइट्रेट इज क्रेब्स सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसिटेट। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के पहले जो कंपाउंड है वो 6 कार्बन के कंपाउंड है, और अल्फा कीटो ग्लूटेरेट के बाद जो कंपाउंड है वो सब 4 कार्बन वाले कंपाउंड, 5 कार्बन वाला एक ही कंपाउंड है। कई बार इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन 4 कार्बन वाले हैं या कौन 5 कार्बन वाले हैं या कौन 6 कार्बन वाले हैं, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये सवाल यदि आए कि भाई हम जानते हैं कि ये जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ उसमें अभी हमने क्या लिखा था यहाँ पर कि 6CO2 का फॉर्मेशन हो, लेकिन पूछा जाए कि एक राउंड में एक पायरुविक सिंपल एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन में कितने CO2 बनते हैं, तो 3 CO2 बनते हैं। एक ये देख लो आपके सामने है, लिंक रिएक्शन के फॉर्म में, लिंक रिएक्शन में एक CO2 बना और 2 क्रेब्स साइकिल में बना, एक ये और एक ये, 2 3 मॉलिक्यूल बना CO2 का, ये एक राउंड में बना। लेकिन पायरुविक एसिड तो 2 है ना हमारे पास, तो 2 राउंड में कितना CO2 बनेगा, 6 CO2 का फॉर्मेशन हो। ग्लाइकोलाइसिस में कोई CO2 नहीं बनता, CO2 जो है वो यहीं पर बनता है, 2 बनेगा लिंक रिएक्शन में और 4 बनेगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। फिर NADH2 कितना बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक की बात करें तो कितना बनता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 2 यहाँ पर बनेगा
हम एक दिखा रहे हैं लेकिन होता तो दो है ना, तो दो NaDH2 का फॉर्मेशन होगा लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल में NaDH2 देखो, दो इस स्टेप पर, दो इस स्टेप पर और दो इस स्टेप पर, लास्ट वाले स्टेप पर। तो क्रेब्स साइकिल में NaDH2 का फॉर्मेशन हम इस तरह से, यदि हम इसको लिखें यहाँ पर कि लिंक रिएक्शन में, ठीक है, लिंक रिएक्शन में कितने NaDH2 बने, 2 NaDH2 बने, 2 NaDH2 बने लिंक रिएक्शन। TCA साइकिल में कितने बने, तो 6 NaDH2 बने, 6 NaDH2 बने। और टोटल मैं बता रहा हूँ, और FaDH2 कितने बने, FaDH2 तो 2 बने, 2 FaDH2 बने, 2 FaDH2 बने। अब ये जो क्रेब्स साइकिल, यहाँ पर जो NaDH2 बन रहा है, ये हमने शुरू में मैं बताया था, और वो आगे हम इसको देखेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक NaDH2 3 ATP में कन्वर्ट हो। तो हमें लिंक रिएक्शन का जो कंट्रीब्यूशन ATP का हमें बताना हो, तो एक NaDH2 से, क्योंकि 2 ATP बनता है, तो एक NaDH2 से क्योंकि 3 ATP बनता है, तो 3 गुना 2 कितना हो गया, 6 ATP। 6 ATP कंट्रीब्यूशन किसका होगा, ये लिंक रिएक्शन में नहीं बन रहा, लिंक रिएक्शन में तो NaDH2 बन रहा है। ये NaDH2 जब ETS में जाएगा तो वहां पर ये 6 ATP में कन्वर्ट हो। फिर क्रेब्स साइकिल वाला जो 6 NaDH2 है, ये कितना बनाएगा, 18 ATP बनाएगा। 6 है ना, तो 6 3 द 18 ATP। एक FaDH2 2 ATP में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 ATP, 2 ATP। तो देखो 18 + 4 कितना हो गया, 20, 2 ATP बन रहे हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर, और 2 डायरेक्टली बन रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 4, 2 इसमें हम जोड़ दें तो कितना हो गया, 24। तो आप देखो बच्चों कि क्रेब्स साइकिल का कंट्रीब्यूशन जो ATP बनाने में है, वो 24 ATP बनाता है क्रेब्स साइकिल में। एक राउंड में 12 बने, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बन रहा, वो इनडायरेक्ट बने। डायरेक्टली तो एक राउंड में एक ATP बनता है, सिर्फ इस वाले, ये वाला जो स्टेप हम देख रहे हैं, एक राउंड में एक ATP का फॉर्मेशन डायरेक्टली बन रहा है। ये सब जो NaDH2 FaDH2 बन रहे हैं ना, ये आगे जाकर के ATP में कन्वर्ट होंगे, ETS में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पर ऐसे यदि हम कैलकुलेशन करेंगे, तो लिंक रिएक्शन के 6 और ग्लाइकोलाइसिस के 24, 24 और 6 कितने हो गए, 24 और 6 हो गए 30 ATP। 30 ATP लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल मिला करके कंट्रीब्यूट कर रहा है आउट ऑफ 38। तो जो 8 बचा, तो टोटल एक ग्लूकोज 38 ATP बना था, तो जो 8 बचा दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ग्लाइकोलाइसिस। 2 नेट गेन, और वहां भी तो 2 NaDH2 बना है ना ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, तो ग्लाइकोलाइसिस वाला वो भी कितना बनाएगा, 6 ATP बनाएगा। 6 और 2 कितने हो गए, 8। टोटल एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 ATP का फॉर्मेशन हो गया। ये जो इन्होंने एरोबिक रिएक्शन का रिएक्शन लिख रखा है, एक पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है, तो देखो कितना NaDH2 बन रहा है, 4। लेकिन हम कितना करेंगे, यहाँ पर टोटल कितना बनेगा, 8 ATP, 8 NaDH2 बनेगा। 8 NaDH2 इस तरह से है, देखो 6 NaDH2 क्रेब्स साइकिल में और 2 NaDH2 लिंक रिएक्शन में, तो टोटल 8 NaDH2 का फॉर्मेशन। 2 कितना बनेगा, FaDH2 कितना बनेगा, 2, ये वाला 2 FaDH2। एक राउंड में कितने बन रहे हैं, CO2 3 बन रहे हैं, एक लिंक रिएक्शन में और 2 क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल कितना, ये भी कितना हो गया, 6 CO2 का फॉर्मेशन। ये सब यूज हो रहा है, NAD यूज हो रहा है तभी तो NaDH2 बनेगा, FAD यूज हो रहा है तभी तो FaDH2 बनेगा। और ये वाला ADP-PI ये फॉस्फेट है ना, ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट किस में चेंज होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि डायरेक्टली GTP बनता है, और वही GTP बाद में कन्वर्ट हो जाता है ATP। यदि आपसे ये सवाल पड़े कि एक राउंड में कितना ATP बनेगा क्रेब्स साइकिल में, तो आंसर होगा एक ATP। डायरेक्टली तो एक ही बन रहा है ना,
लेकिन एसिटाइल को एंजाइम क्योंकि हमारे पास दो हैं, तो 2 एटीपी बनेगा, डायरेक्टली 2 एटीपी बनेगा क्रेब्स साइकिल। बाकी जितने NADH2 और FADH2 वाले जो है ना, वो सब ETS में बनाएंगे, वो हम यहाँ पर करेंगे। अगला जो क्लास होगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये चीज़ क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल को याद करने का, उसके इंटरमीडिएट को याद करने का हमने आपको ट्रिक भी बता दिया है ना। तो हर स्टेप को हमने क्लियरली समझाया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का, है ना, फोटोसिंथेसिस और इसको मिलाकर के, जिससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।